हेलो बच्चों, टेक्निकल वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम सीवीटी आपका होने वाला है, जो अभी आईटीआई सेकेंड ईयर में है उनके लिए। सेकेंड ईयर में है और जिनका सीवीटी एग्ज़ाम 2023 में है, मतलब जुलाई में ही एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया। आपको देखें, आपको मेल गया होगा, उस पर मेल के माध्यम से एडमिट कार्ड भेजा जा रहा है। तो ये आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें आपको जेनेटर चैप्टर का जितना भी आपको भारत स्किल पे क्वेश्चन डाला गया है उसका सोल्यूशन करें, क्योंकि 100% चांस है यहीं से आने का। आपका सीवीटी एग्जाम में 100% चांस है यहीं से आने का। तो बने रहिए ये इस क्लास के लास्ट तक। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, देखिए एक्स के रूप में जो एक्स इसको दिया गया है, ये चिन्हित भाग को आपको बताना है कि क्या नाम है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपका है आर्मेचर कोर, दूसरा आपका है ब्रश, तीसरा कम्यूटेटर राइजर और चौथा आपका कम्यूटेटर खंड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कम्यूटेटर राइजर। ये क्या है बाबू? तो ये कम्यूटेटर राइजर है, इसको कम्यूटेटर राइजर बोला जाता है। कम्यूटेटर राइजर है, राइट आंसर कम्यूटेटर राइजर। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्मेचर कोर होता क्या है। तो आर्मेचर कोर जो होता है, जितने भी कोर होते हैं ना, वो कोर को सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। इसी कोर में क्या होता है कि वाइंडिंग किया जाता है। वाइंडिंग किया जाता है कोर पे। और ये जो वाइंडिंग हम लोग जो करते हैं, ये वाइंडिंग हम लोग कॉपर वायर से किया जाता है। अधिकतर कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल क्या कह रहा है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। बोल रहा है कि इस डीसी जनरेटर का क्या नाम है। समझ गए? तो ये नाम पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। जो डीसी जनरेटर होता है ना, ये देखा जाए तो मेनली दो टाइप का होता है। मेनली दो टाइप का। एक होता है क्या, सेपरेटली सेपरेटली एक्साइटेड एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मतलब सेपरेटली बोलने का मतलब है कि इसके फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई दिया जाएगा वो सेपरेट दिया जाएगा। एक होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सबसे पहले आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को बनाया गया था, फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मतलब इसमें क्या होता है कि सेल्फ वाले में कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है वो खुद इसी से दे दिया जाता है, मतलब अलग से उसको डीसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसमें देखेंगे तो ये भी तीन टाइप का होता है। ये फिर तीन टाइप का, एक होता है आपका सीरीज सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है शंट और एक आपका हो जाता है कंपाउंड। कंपाउंड में कंपाउंड कंपाउंड में अगर बात करें कंस्ट्रक्शन के आधार पे, ये भी दो टाइप का होता है। कंस्ट्रक्शन के आधार में होता है ये लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। अब इसमें भी अगर फ्लक्स के आधार पे बांटे तो इसमें भी दो टाइप का हो जाता है। पहला हो जाता है आपका डिफरेंशियल डिफरेंशियल और एक होता है कमुलेटिव। इसमें भी फ्लक्स के आधार पे दो। अब देखिए फ्लक्स के आधार पे कैसे होता है। हम लोग देखिए सीरीज में क्या होता है कि सीरीज वाइंडिंग सिर्फ होती है। कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड में सीरीज सीरीज फील्ड भी होगा और शंट फील्ड भी होगा, दोनों वाइंडिंग होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड होता है फ्लक्स के आधार पे, इसमें मेन फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे कि शंट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड का फ्लक्स, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल। और कमुलेटिव पूछ ले तो दोनों ऐड हो जाएगा। मेन फ्लक्स बराबर हो जाएगा आपका शंट फील्ड का फ्लक्स प्लस सीरीज फील्ड का फ्लक्स। मतलब बोला जाएगा कि कंपाउंड जो मोटर होते हैं वो दो लॉन्ग और शॉर्ट होता है। अगर लॉन्ग में बोला जाए कि इसके आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में अगर कोई शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट हो तो ऐसे को ही लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर बोला जाता है। समझ गए? यह जनरेटर कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम होता है, बोला जाता है। ये हो गया आपका शंट फील्ड और ये हो गया आपका सीरीज और ये हो गया आपका आर्मेचर। तो इसी में अगर बात करें तो देखो ये देखने में तो लग रहा है कि लॉन्ग शंट है। तो देखो ये शॉर्ट लॉन्ग तो लग रहा है देखने में, तो शॉर्ट वाला तो कट जाएगा। और कहाँ शॉर्ट है? यहाँ है। तो ये दो ऑप्शन तो गया, दो ऑप्शन आपके पास बचा है। तो दो ऑप्शन में देखेंगे फ्लक्स की डायरेक्शन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग था इसमें उल्टा जा रहा है सीरीज वाले में। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में
सीरीज फील्ड वाइंडिंग में उल्टा जा रहा है करंट, इसका मतलब विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है मतलब कि शंट फील्ड में से सीरीज फील्ड का फ्लक्स को घटाया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। तो राइट आंसर क्या हो गया, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड कंपाउंड जनरेटर। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से हम लोग जनरेटर के डायरेक्शन देखते हैं और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से हम लोग मोटर को देखते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं। अगर राइट हैंड क्या होता है कि जो थंब होता है ना, जो ये थंब होता है, देखिए ये जो थंब होता है ये मोशन को दिखाता है। ये क्या दिखाता है आपको, फ्लक्स को। और ये आपका होता है ईएमएफ। ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है उसको ये बताता है। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जनरेटिंग जो ईएमएफ होती है वो क्या होती है, फाई जेड पी एन वाई 60 ए। देखो यहाँ पे फाई क्या है, ये क्या है बाबू, ये है मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल। ओके, और जेड क्या है, जेड आपका है नंबर ऑफ कंडक्टर, कि कितना नंबर ऑफ कंडक्टर इसमें लगाया गया है। और आपका पी क्या है, पी है नंबर ऑफ पोल, मतलब पोलों की संख्या। एन क्या है, स्पीड है, कितनी स्पीड से इसको आप घुमा रहे हैं। और ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कि कितना इसमें आप, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कितना इसमें आप ब्रश लगा रहे हो। ए हो गया आपका। बाकी ई क्या है, जेनेटिक ईएमएफ। ईजी क्या है, जनरेटिंग ईएमएफ। ओके, तो आप समझ सकते हो ये जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन, जेनेटिक में बराबर 5 ZN 60 इंटू पी वाई ए। ओके, चलो अब नेक्स्ट सवाल पे। देखिए बीच बीच में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। और भी आपको देखा जाए तो सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे सेकेंड ईयर भारत स्किल ऑब्जेक्टिव करके होगा एक बना हुआ, वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारा आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, जो प्योरली 100% जो सीबीटी एग्जाम आपका होने वाला है, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वो आपको यहीं से 100% आपका सवाल पूछेगा। समझ गए। चलो देखो अब फिफ्थ नंबर सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। क्या बोल रहा है, ये मोटर की बात कर रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो कोई भी अगर आप डीसी मोटर बनाते हैं बाबू, मान लीजिए कि हम लोग संट वाला ही बना देते हैं, ये ब्रश है, संट वाला ही बनाते हैं, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग हम रख दिए इस तरह से। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक बैक में बनता है क्या, इसके आर्मेचर में, और यहाँ से मान लो कि IL करंट दे रहे हैं, और ये आपका RS मतलब शंट हो गया, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसको बोलते हैं ISS, और इसमें जो करंट जा रहा है IA, और यहाँ पे हम लोग भी सप्लाई दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर बैक ईएमएफ आप निकालना चाहेंगे तो टोटल जो सप्लाई दे रहे हैं ना, ये सप्लाई वोल्टेज है। क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज है। क्या करते हैं यहाँ पे, सप्लाई वोल्टेज में से अगर माइनस आप कर देंगे, जो यहाँ पे आर्मेचर है, आर्मेचर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ऐसे देखा जाए तो 1 ओम या 1 ओम से कम होगा रेजिस्टेंस इसका। तो कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होता है, और इसमें करंट जा रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो यहीं पे लिखेंगे IA इंटू RA ड्रॉप। समझ गए। तो ईवी जो बैक में होता है वो क्या हो जाएगा कि मेन जो सप्लाई दे रहा है मोटर का, उसमें से आर्मेचर में जो जाने वाली करंट है, मतलब ये क्या है, ये आर्मेचर वोल्टेज ही हो गया। इसको VA भी बोल सकते हो, आर्मेचर वोल्टेज, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है। समझ गए। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन कहाँ है आपको देखने के लिए, ऑप्शन सी में मिल जाएगा, AB बराबर V माइनस का IA इंटू RA। ओके, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि डीसी जनरेशन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, देखो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ना, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको पोलसू बोलते हैं। समझ गए, इसको क्या बोला जाता है, पोलसू। जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये देखो पोलसू का क्या काम है। पोलसू क्या करता है, जब ए क्या होता है कि आगे की ओर जो उठा रहता है, क्या करता है, वाइंडिंग को खसकने नहीं देता है। समझ गए। फिर इसमें देखो ये पोल कॉइल है, पोल कोर है, पोल कोर में क्या होता है बाबू, वाइंडिंग किया जाता है।
कोर जो होता है ना ऊपर वाला पोर्शन, इसमें वाइंडिंग किया जाता है। वाइंडिंग किसका करेंगे तो कॉपर का, समझिए अधिकतर वाइंडिंग जो होता है बाबू कॉपर का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पोल शू। इसको क्या बोला जाता है, पोल शू। चलते हैं अब हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखो डीसी जनरेटर का क्या नाम, अभी बता रहे थे कि ये दो टाइप का होता है डीसी जनरेटर, एक सेल्फ एक्साइटेड और एक क्या होता है आपका, देखो दो तरह का बताए थे कि डीसी जनरेटर जो होता है, एक क्या होता है सेपरेटली वाला, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और एक होता है आपका सेल्फ। सेल्फ में देखा जाए तो तीन हो जाता है बाबू, सीरीज कंपाउंड, सीरीज कंपाउंड और शंट हो जाता है। तो देखिए एक बताए थे कि इसमें क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में इसका जो फील्ड वाइंडिंग में जो सप्लाई दिया जाएगा ना, वो अलग से दिया जाएगा, चाहे तो बैटरी से दिया जाएगा चाहे तो अलग उसके लिए मतलब डीसी सप्लाई, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना सके। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आर्मेचर है और ये कोई फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दिया जा रहा है, मतलब ये कैसा हो गया सेपरेटली वाला हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। बाकी शंट जनरेटर आप जान सकते हो, शंट जनरेटर अगर बनाना रहेगा तो कुछ इस तरह का होता है। देखो ये आर्मेचर है और इसकी फील्ड वाइंडिंग इधर से रहेगा, समझिए ये हो गया शंट। सीरीज वाला क्या रहेगा कि आर्मेचर के सीरीज में ही रहेगा। चलो यहाँ बना देता हूँ। देखो ये मान लिया कि आर्मेचर है और आर्मेचर के सीरीज में ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा, समझ गए, इस तरह का कनेक्शन ये हो जाता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। बाकी कंपाउंड में दोनों रहेगा। कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो कंपाउंड में दोनों, मान लो कि ये आर्मेचर है और आर्मेचर में ही ये क्या है बाबू, ये मान लो सीरीज, आर्मेचर में ही ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और यहीं से हम लोग शंट बना दिए। तो देखो ये लॉन्ग वाला हो गया, इसमें भी दो तरह का पढ़ते हैं हम लोग, लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये लॉन्ग वाला हो गया। अगर आर्मेचर के पैरेलल में शंट वाइंडिंग को किया गया तो वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग को लगाया गया तो ऐसे कंडीशन में वो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी ये जनरेटर है, समझ गए, तो जनरेटर है और इसको क्या दे रहे हैं हम लोग इनपुट, इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इनपुट में इसको क्या देंगे, इन द रोटेशनल फॉर्म में हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो इसको देंगे हम लोग, वो किस फॉर्म में देंगे हम लोग, तो इसको इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, जब ये घूमेगा तो हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, मैकेनिकल। मैकेनिकल देंगे इनपुट में और हमको इलेक्ट्रिकल मिलेगा। इसी तरह से देखो रासायनिक बोर्ड है, तो रासायनिक किस में होता है बाबू, बैटरी में। बैटरी क्या करता है, रसायन ऊर्जा को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल में। बैटरी को है और बैटरी को अगर आप देते हैं क्या इनपुट में, रासायनिक केमिकल एनर्जी देते हैं इनपुट में, तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। बाकी इस तरह से हीट भी है, जैसे मान लीजिए कि भाप वाला इंजन, भाप इंजन पहले ट्रेन भी इसी पे चलता था, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी और क्या बोलते हैं कि डीजल से चलने लगा। चलते हो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि जनरेटर की फील्ड का क्या नाम है, समझ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। अभी देखो आपको बताया था एक चीज कि जो डिफरेंशियल होगा ना, डिफरेंशियल और एक होता है कम्युलेटिव, दो तरह से फ्लक्स के आधार पर बांटा गया है। डिफरेंशियल में क्या होगा कि जो मेन फ्लक्स होगा ना, ये जो शंट फ्लक्स माइनस हो जाएगा सीरीज फील्ड फ्लक्स का, मतलब इसमें फ्लक्स कम रहेगा। हम जानते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ई बी बाई फाई। अगर फाई कम रहेगा तो स्पीड हमारा ज़्यादा रहेगा, तो डिफरेंशियल का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कम यूज किया जाता है। और देखो कम्युलेटिव में क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम होगा, फाई मैक्सिमम बराबर यहाँ हो जाएगा शंट फील्ड का फ्लक्स प्लस सीरीज फील्ड का फ्लक्स, दोनों जुड़ जाएगा बाबू। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे एंड देखा जाए तो ई बी बाई फाई, तो फाई यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड इस कंडीशन में कम हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, देखो डायरेक्शन उल्टा रहता है ना, तो क्या होता है फ्लक्स का अपोज करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे तो ये करंट इधर से जा रहा है और इधर से लौट जा रहा है, फिर एक भी करंट जा रहा है। देखो ये जो बड़ा वाला है ना, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया, शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया। ये बहुत कम किया गया है, ये हो गया क्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, शंट फील्ड का ज़्यादा, तो ज़्यादा टर्न लेंगे तो ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए ऐसे देखने में हमको लग रहा है, देखो शॉर्ट वगैरह तो इसमें नहीं होगा, शॉर्ट लॉन्ग ये तो कनेक्शन नहीं किया गया कि आप शॉर्ट और लॉन्ग बताएंगे। तो इसमें देखो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कम्युलेटिव है,
तो देखो दोनों फ्लक्स के करंट जाने की डायरेक्शन सेम है और आने का भी करंट का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि ए वाला कंडीशन लागू हो रहा है। कौन सा कंडीशन? ए कंडीशन आपका लागू हो रहा है कम्युलेटिव वाला, क्योंकि दोनों फ्लक्स क्या हो रहा है आपस में ज्वाइन हो जा रहा है। जो मेन फ्लक्स हो रहा है वो फाई शंट प्लस फ्लक्स सीरीज का क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा। डिफरेंशियल में आपको पहले ही बता दिया कि डिफरेंशियल में क्या होता है, जो मेन फ्लक्स होता है वो फाई एस माइनस का फाई सीरीज, ये क्या होता है आपस में माइनस हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है बाबू। बोल रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो देखो पहले ही बताए थे कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो कोई भी फ्लक्स कटेगा, चाहे तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर को आप घुमाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। देखो चाहे तो फ्लक्स फ्लक्स को मोशन में रखो। अगर फ्लक्स को मोशन में रखते हैं तो कंडक्टर को क्या रखना होगा, तो कंडक्टर को आपको स्थिर रखना होगा, स्थिर स्टैटिक्स, समझ गए। नहीं तो अगर फ्लक्स फ्लक्स स्थिर है तो आपको कंडक्टर कंडक्टर को क्या रखना होगा, मोशन में, तो ही आपका जनरेट होगा। दो में कुछ आपको रखना होगा। तो ये होता है बाबू, डी ऑप्शन हो जाएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। एक एक सवाल को, अब देखो उतना टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको एकदम रट लेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं। देखो अभी हमारे यहाँ पे क्या है ना कि बच्चों में ये जानकारी नहीं होता है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि खाली रेलवे चाहे कोई कंपनी आए तो उसमें चल के, नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसमें आपका वैकेंसी आता है। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए और मैं बताऊँगा, समझ गए। हमारा ऑफलाइन क्लास भी अभी चल रहा है, आपका एनपीसीआईएल का, बार का और रेलवे ड्राइवर का स्टार्ट हो गया है, समझ गए। और रेलवे टेक्नीशियन के लिए भी बैच स्टार्ट है। देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम किसके, मोटर के लिए होता है बाबू, मोटर के लिए होता है। और आपका राइट हैंड जो होता है बाबू, ये जनरेटर के लिए होता है, समझ गए। बाकी इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे, मतलब फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर को घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी मतलब इस कंडीशन में कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अस्थिर है और कोई भी कंडक्टर को घुमा दिया जाए तो भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। चाहे तो कोई भी कंडक्टर स्थिर और मैग्नेटिक फील्ड को घुमा दिया जाए तो भी वहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है। जो गतिशील से होता है बाबू, मान लिया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, और इसमें कोई कंडक्टर आप रख दिए हैं। अब देखो फ्लक्स ऐसे से बन रहा है, समझिए। ये हो गया लेंथ इसका, और ये देखो इसको भी वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनाएगा, मान लीजिए थीटा, समझ गए। एक कंडक्टर की क्या है, लेंथ है, और एक बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होती है ना, ईएमएफ जो जनरेट होती है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसको लिखते हैं बी एल वी साइन थीटा, समझ गया, और इतना वोल्ट। ये देखो बी क्या है, ये है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, समझ गए। अच्छा एल क्या है, ए है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो इसमें कंडक्टर लगाए हैं उसकी लंबाई, और वी क्या है, वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से आप इसको घुमा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, वी एल वी साइन थीटा। ये होता है क्या, गतिशील से ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, समझ गया। गतिशील से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसका फार्मूला हो गया। लेकिन स्थिर वाला अगर आपसे पूछ दे तो क्या होगा, तो माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी होता है कि नंबर ऑफ टर्न अवे। ए माइनस क्या दिखाता है, लेंज का नियम, समझ गया ना। माइनस क्या दिखाता है, लेंज का नियम। ये स्थिर जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में जो ईएमएफ हो रहा है उसका ये हो गया। चलो आगे नेक्स्ट सवाल देखो, आपका क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ज्ञात करना है, तो किसका नियम का यहाँ पर उपयोग करें। देखो यहाँ पे लिखा नहीं कि जनरेटर का निकालना है किसका, तो ऐसे कंडीशन में अभी जनरेटर आपका ये चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर क्या है बाबू, जनरेटर है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम। अभी बता रहे थे फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम कि मान लो कि ये क्या है बाबू, थंब है, और ये क्या है, ये है फोर फिंगर, और ये हो गया मिडल फिंगर, इस तरह से। ये क्या बताता है, ये आपका मोशन को बताएगा। ये क्या बताएगा बाबू, देखो 90 डिग्री होता है इसके बीच में। ये आपका क्या, फ्लक्स का बताएगा, और ये आपको ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसके बारे में बताएगा। ओके,
चलो नेक्स्ट सवाल पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। ये जो भाग दिया जा रहा है आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है आपका, समझ गए। तो इसका नाम होता है एओक। ये जो ऊपर वाला होता है ना बाबू, ये ओक होता है, समझ। सिलिकॉन आयरन का ये बनाया जाता है, देखा जाए तो, समझ गए। ये आयरन का ही बनता है। ये देखो इसको फ्रेम भी बोला जाता है, समझ गए। देखो स्टेटर, इसके अंदर वाले पोर्शन को स्टेटर बोलते हैं। फिर ये पोल कोर आप समझ ही रहे हो, जहाँ पे वाइंडिंग किया जाए, पोल शू जो मतलब वाइंडिंग को रोकने का काम करता है, समझ गए। ये होता है, देखो स्टेटर क्या होता है बाबू, ये भी स्थिर होता है, ये एसी में होता है, फ्रेम को ही बोलते हैं। ये एसी में होता है स्टेटर, और ये क्या होता है, स्थिर भाग होता है। देखो एसी में एक और होता है, स्टेटर तो होता है, एक होता है रोटर। रोटर मतलब जो रोटेटिंग पार्ट होता है एसी में, समझ गए। बाकी आप पोल कोर्स समझ ही रहे हैं, जिसमें वाइंडिंग हम लोग करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे पूछ रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। देखो डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग पूछा, और डुप्लेक्स अब हम जानते हैं कि 4 पोल है, पी बराबर क्या होता है, ए होता है बाबू, किसमें, ए लैब वाइंडिंग की कंडीशन में, लैब वाइंडिंग के कंडीशन में, देखो आप लोग पढ़े होंगे। और एक होता है वेव वाइंडिंग, डीसी में 2 तरह का वाइंडिंग किया जाता है, वेव वाइंडिंग और लैब वाइंडिंग, समझ गए। तो वेव वाइंडिंग जो होता है ना, वेव वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, पी कितना ही रहे, लेकिन हमेशा ए का वैल्यू जो रहेगा ना 2 ही रहेगा, मतलब इसमें 2 ही रास्ते होते हैं, पी का वैल्यू कितना भी रहे। लेकिन लैब बाइंडिंग करेंगे आप, तो जितना आपका पी का वैल्यू रहेगा उतना ही आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का वैल्यू, मतलब उतना ब्रश का आपको जरूरत पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डुप्लेक्स लगा हुआ, डुप्लेक्स, और 4 पोल है और डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स मतलब 2, ट्रिप्लेक्स बोलेगा तो 3, तो ये हो गया 2 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो आपका क्या हो गया, 8 हो गया। कि कितने समानांतर रास्ते हो जाएंगे इसके, तो इसके हो जाएंगे समानांतर रास्ते आपके 8, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहीं पे अगर डुप्लेक्स वगैरह नहीं लिखता तो आपको सिंपल ये 4 आंसर हो जाता आपको, क्योंकि नंबर ऑफ पोल बराबर होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथों की संख्या लैब वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में आपका होता है कि कितना भी नंबर ऑफ पोल हो जाए संख्या, लेकिन आपका उसमें रास्ते 2 ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। ये जो भाग जो आपको देखने के मिल रहा है, इसका क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर में भी देखो ये लेमिनेटेड है, समझिए क्या है बाबू, लेमिनेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर कोर है, और इसको लेमिनेशन किया गया है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ईडी करंट को कम करने के लिए, ईडी करंट जो लॉस होता है ना, उसको कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। ओके, बाकी इसमें समझ सकते हो, देखो ये साइड एंड प्लेट, ये सब ऑप्शन दिया, सब नहीं होगा। कम्यूटेटर सेगमेंट नहीं होगा, कम्यूटेटर सेगमेंट अलग होता है बाबू। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, समझ गए। कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, समझ गए। और देखो अभी आपका आईटीआई इस बार फाइनल हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा बाबू अगस्त में। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप अगर गवर्नमेंट तैयारी करते हैं तो देखो टेक्निकल आपको पढ़ना होगा। अगर टेक्निकल, देखो बहुत सारे आईटीआई जो करते हैं ना, ऐसे ही आईटीआई कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, बस नॉन टेक में लगे होते हैं। नहीं, अगर आपको आईटीआई पे जॉब टेक्नीशियन बनना है तो आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। और सिर्फ रेलवे में नहीं, बहुत सारा वैकेंसी आता है। देखो अभी बार का बहुत सारा बच्चा लोग भर रखा है, एनपीसीआईएल का भर रखा है, समझ गया। ये सब वैकेंसी आते ही रहता है। पीजीसीआईएल का भी एग्जाम हो चुका है, समझ गए, उसमें भी आपका टेक्नीशियन का पोस्ट था कुछ। देखो ये डीसी जनरेटर का इंटरपोल कैसे कनेक्ट होता है, ये अगर आपसे पूछे तो ये होता है बाबू आपका सीरीज में, सीरीज विथ आर्मेचर, हमेशा आर्मेचर, आर्मेचर के क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, समझ गए। चाहे तो ये क्या बोलते हैं, ये तो इंटरपोल था ना, इंटरपोल जितने भी इसमें मतलब और भी वाइंडिंग करेंगे वो सब सीरीज में ही लगते हैं, समझ गए। बाकी ये सब पैरेलल, ये सब सीरीज नहीं होगा। चलो आगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया कि आर्मेचर के सीरीज में इंटरपोल वाइंडिंग को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्यों है। व्हाट इज द नेसेसिटी टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। बोल रहा है कि कोई भी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है तो उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की क्यों जरूरत पड़ता है। देखो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब जो उसका जो वहाँ पे कोर है, उस कोर में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म पाया जाएगा, मैग्नेट का गुण रहेगा, उसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोला जाता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बिल्डअप द वोल्टेज। अगर नहीं रहेगा बाबू तो वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं करेगा, समझ गए। और वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा तो आपका क्या होगा कि ये जनरेशन रुक जाएगा,
तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि गलत कनेक्शन कर देने से, उल्टा उसको घुमा देने से यही मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो जाता है। और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खोने की वजह से क्या होगा कि उसमें वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जनरेटर था तो एज ए उसको मोटर चलाते हैं, और एज ए मोटर चला के उसका फिर मैग्नेटिज्म को वापस करते हैं, फिर हम लोग उसको एज ए जनरेटर चलाते हैं। समझ गए? तो उल्टा कनेक्शन करने के कारण ये सब होता है बाबू। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्डअप द वोल्टेज। समझ गए? बिल्डअप द वोल्टेज, वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए हम लोग इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लगाते हैं। ओके, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे कि डीसी मशीन में वह कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापता है। समझ गया? ऐसा मतलब कौन सा बिंदु है जो जो क्या करता है कि डीसी मशीन में वह कौन सा बिंदु है जो ब्रश संपर्क को मापता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। समझ गए? इन दोनों के बीच का होता है वो। चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में, देखो एक्स के रूप में, समझ गए? एक्स के रूप में आपको देखो ये क्या होता है, मान लो कि ये जनरेटिंग इमेज था, अब जनरेट किया, आपको टर्मिनल पर उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। ये देखो फाइनली आपको टर्मिनल पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है। समझ गया ना? तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा ड्रॉप हो रहा है, ये आपसे पूछा है। समझ गए? तो यहाँ पे जो ड्रॉप होता है बाबू, आर्मेचर लॉस होता है। क्या? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। समझ गए? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कि आर्मेचर, तो नहीं, अभी आर्मेचर पहले रिएक्शन होगा बाबू। समझ गए? तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं, यहाँ पे रिएक्शन लिख लो। आर्मेचर रिएक्शन जब ऑप्शन में दिया हुआ है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है यहाँ पे। आर्मेचर जैसे ही मोटर घूमेगा ना तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा कि एम शिफ्ट होगा। तो इस शिफ्ट होने के कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, तो इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलो नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि एक शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हो। देखो शंट फील्ड क्या है, आर्मेचर के समानांतर में होगा। जैसे मान लो जाए कि आर्मेचर है, एक कंपाउंड मोटर है बाबू, तो क्या हो रहा है कि शंट फील्ड ऐसे ही कनेक्ट रहेगा। देखो यहाँ पे एक कैसे कनेक्ट रहेगा बाबू, ऐसे ही कनेक्ट रहेगा। आर्मेचर के पैरेलल में ही शंट फील्ड हो गया, और फिर यहाँ पे आपको सीरीज फील्ड लगाया गया। तो बोल रहा है ये आर्मेचर है, ये मतलब शंट फील्ड है, और ये आपका सीरीज फील्ड है। तो ऐसे कंडीशन में इसका नाम क्या है? तो बताएं से पहले कि आर्मेचर की अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए शंट तो इसको शॉर्ट बोलते हैं। अगर यहाँ कर दिया जाए, जैसे मान लो कि ऐसे रहता, यहाँ पे मान लो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग ले लो और यहीं पे शंट फील्ड वाइंडिंग ले लो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग, और इसको बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। समझ गए ना? शॉर्ट शंट कंपाउंड इसको बोला जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपको क्या बोल रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। पटली मतलब लेमिनेशन क्यों किया जाता है, मतलब जितने भी आर्मेचर कोर हम लोग बनाते हैं तो उसको लेमिनेशन क्यों करते हैं। देखो इसमें दो तरह का सवाल आता है। एक तो आवेगा लेमिनेशन क्यों करते हैं, चाहे बोलेगा कि जो हम लोग कोर बनाते हैं वो पतला पतला पत्ती का क्यों बनाते हैं, जैसे 0.25 से 0.5 mm तक क्यों बनाते हैं, चाहे 0.35 से 0.6 mm तक क्यों बनाते हैं, ये क्या कारण है। तो ऐसे इसको इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो इसमें लॉस होता है बाबू, जो आपका इसमें हिस्टैसिस लॉस होता है, हिस्टैसिस लॉस को कम करने के लिए। लेकिन इसमें लेमिनेशन क्यों करते हैं ये पूछा है आपसे। लेमिनेशन, तो लेमिनेशन करने का एक ही पर्पस होता है, ईडी करंट को कम करना। ईडी करंट जो लॉस होता है बाबू उसको कम करना। समझ गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी कि रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। ईडी करंट जो हो रहा है, भंवर धारा हानि जो हो रहा है, उसको कम करने का ये काम करता है। चलो नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों, मतलब बोला वाई द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर इज वेरी लो, मतलब बहुत कम क्यों रखते हैं हम लोग, इसका कारण क्या है। तो इसका एक ही कारण है बाबू कि रिड्यूस द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अगर रेजिस्टेंस आप कम रखें, भी मान लो करंट तो उसमें जाएगा ही, मान लो कि करंट कांस्टेंट है आर एच, अगर इसी को कम हम लोग रखेंगे, बहुत कम रखेंगे, तो हमारा ड्रॉप भी कम होगा। समझ गए ना? तो आपका क्या होता है कि रिड्यूस द आर्मेचर
वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कम करने के इसका रेजिस्टेंस कम रखते हैं। ओके, नहीं तो बैक ईएमएफ ज़्यादा यहाँ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या बोला है आपसे कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है। देखो आ गया सवाल, अभी बता रहे थे कि क्या करेंगे अगर घड़ी की दिशा में आप नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिज्म खो जाएगा। इसको हमेशा किस में क्लॉकवाइज चलाना है आपको बाबू। मान लो कि ऐसे चलाना है और आपको क्या ऐसे चला दिए, उल्टा चला दिए, मतलब एंटी क्लॉक वाइज आप चला देते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसका मैग्नेटिज्म खो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा कि प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब एक ही डायरेक्शन में चलाने से क्या होता है कि हमारा जो उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो खोता नहीं है, और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा तो ही वहाँ पे बिल्डअप द वोल्टेज होगा, वोल्टेज को तभी बिल्डअप करेगा। ओके नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि बड़े डीसी जनरेटरों में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है। बोल रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइड द डीसी लार्ज डीसी, मतलब जो बड़ा लार्ज डीसी जनरेटर जो होता है ना बाबू, उसमें हम लोग एक वाइंडिंग करते हैं जिसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। उसको क्यों कहा जाता है, मतलब उसको क्यों प्रदान किया जाता है, ये आपसे पूछा है सवाल में। समझ गए, ये आपसे पूछा है कि ये करने का पर्पस क्या होता है। समझ गए, ये करने का आपका पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबू सी, न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन। थोड़ा काम हो गया, आ गया था वो कुछ, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। चलो, आर्मेचर प्रतिक्रिया को प्रभाव को कम, मतलब अगर आप कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं तो इससे क्या होगा बाबू, आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन जो उसमें हो रहा है उसको क्या करेंगे आप, इफेक्ट को कम करेंगे, उसके इफेक्ट को क्या कम करेंगे। समझ गया ना, आर्मेचर के प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं इससे। अच्छा, एक कैसे कनेक्ट होता है बाबू, तो आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में अगर पूछेगा ये कहाँ किया जाता है तो ये पोल फेस पे इसको किया जाता है बाबू। पोल जो पोल होता है ना उसी पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पोल है, समझना। अब बाइंडिंग तो यहाँ करते हो इस तरह से, तो इसके जो ये है ना इस पे हम लोग कर देते हैं, इस पे हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर देते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज ही नहीं निर्माण कर रहा है, तो इसका कारण क्या है। देखो एक घुमा फिरा के वही सब सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा कि फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस वो होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब रेजिस्टेंस, उससे क्या हो जाएगा कि फील्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इस शंट रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वोल्टेज आपका जो डीसी जनरेटर होता है वो वोल्टेज डेवलप ही नहीं करेगा, निर्माण ही नहीं करेगा, बार बार वो फेल हो जाएगा। ओके समझ गए, तो इसको सुधारना होगा आपको। चलो नेक्स्ट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ डालूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हमारे साथ जुड़े, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि और सबको पता चले और हमारे साथ जुड़े। और आगे आपको बताने वाला हूँ कि अब आप आईटीआई फाइनल करने वाले हो, इसके बाद आप क्या करोगे। ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हो। बोला व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर इफ द फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। आर्मेचर के क्या है बाबू, ये पैरेलल में कनेक्ट है। मान लो कि ये आर्मेचर है, समझना, ये आर्मेचर है, ये ब्रश हो गया, इसके पैरेलल में ही क्या एक शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया गया है, देखो इस तरह से। तो ये क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, और ये आपका हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। समझ गए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं शंट जनरेटर। जनरेटर, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका ए हो गया शंट जनरेटर। ओके शंट जनरेटर। चलो नेक्स्ट। बाकी आप सीरीज में जान रहे हो, सीरीज में क्या होगा, आर्मेचर के सीरीज में हो जाएगा, जो फील्ड वाइंडिंग होगा आर्मेचर के सीरीज में हो जाएगा। ओके, और बाकी कंपाउंड में दोनों रहेगा। सेल्फ एक्साइटेड, मतलब सेल्फ एक्साइटेड तीन टाइप का होता है, सेल्फ में होता है तीन टाइप, एक आर्मेचर होता है, एक क्या होता है, एक आपका सीरीज होता है, शंट होता है, कंपाउंड होता है। इसके तीन टाइप होते हैं स्वयं उत्तेजित जनरेटर। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। जो पोल शू होता है ना बाबू, पोल शू का क्या उद्देश्य है, पोल शू मतलब क्यों हम लोग करते हैं, समझ गए, वैसा क्यों करते हैं। तो देखो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस क्या बोल रहा है, स्प्रे आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, बोल रहा है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। ये क्या करेगा बाबू, जो पोल शू होता है ना, देखो इसका काम होता है, जैसे मान लो कि ये वाइंडिंग किया गया है इसमें, समझ गया, तो ये पोल शू है, तो ये क्या करेगा, एक तो रोकने का भी काम करेगा और एक फ्लक्स को क्या होगा यूनिफॉर्मली जहाँ पे मतलब एक ही डायरेक्शन में एक करने का काम करेगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। स्प्लिट रिंग, देखो स्प्लिट रिंग को ही क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग को एक नाम से और जानते हैं, कम्यूटेटर के नाम से भी उसको जाना जाता है, समझ गए, उसी को स्प्लिट रिंग भी बोला जाता है। तो इसका क्या काम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कलेक्ट द करेंट यूनिडायरेक्शनली, समझ गए। एक ही डायरेक्शन में इस क्या होता है, करंट को कलेक्ट करने का इसका काम है। स्प्लिटरिंग बोले या कम्यूटेटर बोले, कम्यूटेटर भी वही करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, समझ गए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है। अब देखो हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि कोई भी डीसी होता है ना, एक ही डायरेक्शन है, मतलब समय के साथ नहीं चेंज होगा, और कोई एसी रहेगा उस समय के साथ क्या होगा, चेंज होगा, समझ गए। तो एसी हो गया या डीसी हो गया, तो यूनिफॉर्मली मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में ज्ञात कर ये करवा रहा है, करंट को कलेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोला है कि डीसी की जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। देखो ब्रश बनाने के लिए आपसे पूछा है, तो ब्रश आपका कार्बन का बनता है बाबू, आप लोग जानते हो, कार्बन का बनाया जाता है, और कार्बन का भी बनाते हैं और ग्रेफाइट का भी बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। ओके, कार्बन और ग्रेफाइट का बनाया जाता है ब्रश, किसका, कार्बन और ग्रेफाइट का, समझ गए। कास्ट आयरन, देखो कास्ट आयरन का क्या बनता है, तो बॉडी बनता है, बॉडी, या इसको योक बोलते हैं, या इसी को फ्रेम बोलते हैं, समझ गए। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबक खो देता है। अब देखो फिर से पूछ दिया, ऐसा ही सवाल बार बार घूम के आ रहा है, क्यों खो देता है, इसका खोने का क्या रीजन है। तो देखो भारी में, ये भार में भारी शॉर्ट सर्किट नहीं, ये नहीं होगा। फिर क्या बोला, बिना लोड को चलाना, ये भी नहीं, ऐसा बात नहीं है। बिना रुके लगातार चलना, ये भी नहीं है। मोटर है ही तो, ये जनरेटर है तो चलेगा ही लगातार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो अगर आप रोटेशन की दिशा आप चेंज करते रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसका मैग्नेटिज्म खो देगा, समझ गए। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपको मालूम है कि पहले से उसमें ना कुछ मैग्नेटिज्म होगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बाबू, कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, समझ गए, कैसे पूरा होता है आपसे पूछ रहा है कि हाउ डैज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन जनरेटर। तो ये क्या होता है बाबू, इसमें एक कोर होता है जिसको बोलते हैं आर्मेचर कोर। तो राइट आंसर क्या हो गया, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर के माध्यम से होता है। फील्ड देखो, फील्ड कॉइल किसका किया जाता है, तो कॉपर से किया जाता है बाबू। आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील का होता है बाबू, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। लेमिनेटेड पोल कोर, देखो पोल को क्या होता है कि लेमिनेशन किया जाता है। वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर, तो एक कॉपर का बनाया जाता है। ओके, ये सब याद रखेंगे, कभी कभी घुमा के भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन इस एग्जाम में आपको 100% है कि इसी से सवाल आने का चांस है बाबू। जितना भी भारत स्किल पे डाल दिया है, जितने भी टॉपिक का डाला है, उसी से आपका सवाल ज़्यादा आएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। अब देखो क्या हो रहा है कि लोड आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज मान लो कि भी है, ये क्या हो रहा है, घट जा रहा है, समझ गए। लोड बढ़ा रहे हैं तो ये घट जा रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछती है कि ऐसा होने का क्या कारण है, समझ गए। 32 नंबर ये सवाल है और ये आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव, बिकॉज ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। जैसे ही आप चालू करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन के एम एन जे एन एम शिफ्ट होता है, एन एम जे एन एम शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एन एम जे एन एम शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। तो लोड बढ़ेगा बाबू तो टर्मिनल वोल्टेज आपका घटेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। मान लो कि लॉन्ग आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लॉन्ग
ट्रांसमिशन कर रहे हैं आप, समझिए। तो ऐसे कंडीशन में, या ट्रांसमिशन नहीं बाबू, वितरण बोल रहा है ना, तो वितरण मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन सा जनरेटर आपको मतलब वहाँ पे जनरेटर उपयोग करना चाहिए, तो आपका हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, समझ गए ना, क्योंकि ये लगभग कांस्टेंट स्पीड से घूमता है बाबू, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। ओके, चलो नेक्स्ट। बाकी देखो, अगर ये शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ करेंगे, अगर कोई पूछता है आपसे तो ये बोलेंगे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कर सकते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट। देखो आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, समझ गए। तो उसमें क्या होगा कि बहुत अच्छा बेहतर हो जाएगा, समझ गए। तो आपका हो जाएगा रख रखाव, जब भी उसका आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, तो मशीन में क्या होता है, गर्म हवा दे दीजिए। मान लें कि उसको धोएं हम लोग, चाहे उसको साफ वगैरह से धोना नहीं चाहिए, ऐसे साफ वगैरह किए तो उसमें कुछ मतलब डस्ट वगैरह है, तो उसमें हम लोग चाहे कुछ मान लीजिए कि उसमें नमी आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें क्या कि गर्म हवा डालेंगे, तो क्या होगा कि वो भी नमी हट जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कहीं भी नमी आएगा बाबू, तो नमी आएगा तो रेजिस्टेंस उसमें बढ़ेगा ही, समझ गए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम गर्म हवा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रख रखाव के दौरान मशीनों में गर्म हवा देना चाहिए। ओके, चलो 35 नंबर देखो क्या बोला है, अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, बोल रहा है विच टाइप ऑफ द डीसी जनरेटर वर्क इन द एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल। अब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में कौन सा आपका जनरेटर उपयोग किया जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन नहीं है बाबू, डी ऑप्शन कर लेना, यहाँ पे लिख लेना, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, समझ गए। और राइट आंसर भी आपका डी ही हो जाएगा, क्योंकि सेपरेटली है बाबू, तो इसके फील्ड वाइंडिंग को देखो, इसका फील्ड वाइंडिंग जो होगा ना कुछ इस तरह का होगा, इसका फील्ड वाइंडिंग को अलग से आप डीसी सप्लाई देंगे, और यहाँ पे इसका आर्मेचर रहेगा, देखो इस तरह से, समझ गया। और यहाँ पे आपको टर्मिनल पे आपको वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे बैक में बनेगा इस शंट फील्ड वाइंडिंग, इसको अलग से मतलब डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत है, इसमें मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर छूट गया था। चलो आगे। नेक्स्ट देखो आपको क्या बोल रहा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग होना चाहिए। जो आर्क वेल्डिंग है, तो आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर का मतलब यूज होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे बाबू, तो हम लोग इसका यूज हम लोग करेंगे किस में, आर्क वेल्डिंग में, जहाँ से आर्क के थ्रू जो वेल्डिंग किया जाता है ना, उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। इसके यूज करने का क्या पर्पस है, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, कम रहेगा, समझ गए ना। जो डिफरेंशियल होता है बाबू, उसका क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल की। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग मतलब क्या, वेव वाइंडिंग। अभी बता रहे थे कि जहाँ कहीं भी वेव वाइंडिंग आप करेंगे, तो वेव वाइंडिंग में याद रखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ पोलों की संख्या कितना भी रहे, लेकिन इसमें जो रास्ते होंगे बाबू, पैरेलल पाथ होंगे, हमेशा 2 होंगे। और इसमें और एक बात है बाबू कि वोल्टेज इसमें क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और करंट इसका क्या रहेगा, कम। उसी तरह से अगर ये वेव वाइंडिंग की बात हो रहा था, किसकी, ये वेव वाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लैप वाइंडिंग की अगर बात करें हम लोग यहीं पे, लैप वाइंडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ पोल बराबर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और इसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा और वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, समझ गए। लैप वाइंडिंग में ये होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, देखो राइट आंसर देखो बाबू, क्या बोला कि वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और करंट कम, तो ऐसा देख लो इसमें है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। करंट क्या है, लो करंट और हाई वोल्टेज होता है बाबू, किसमें, वेव वाइंडिंग आपसे पूछा था। अगर लैप वाइंडिंग में पूछ लेगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथों की संख्या क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोल
और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सेम ही रहेगा, मतलब जितना नंबर ऑफ पोल रहेगा उतना ब्रश का आपको ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें दो ही ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, समझ गए। और बाकी इसमें करंट ज़्यादा रहेगा और वोल्टेज कम रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि डीसी जनरेटरों में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तार का उद्देश्य क्या है, बोला व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो बोल रहा है इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, इसको लगाने से क्या फ़ायदा है हमको, समझ गए। इसका लगाने से क्या फ़ायदा है ये आपसे पूछा है कि इसको लगाने से आपको क्या फ़ायदा है, समझ गए। इसको लगाने से आपको क्या फ़ायदा है ये आपसे पूछ रहा है। इससे क्या होगा बाबू, ये लगा देने से क्या होगा कि हमको क्या मिलेगा कि जो धारा का डायरेक्ट दिशा होगा ना वो आसानी से क्या होगा कि मतलब क्या होगा कि स्मूथ हो जाएगा। देखा जाए तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका डी, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करेंट डायरेक्शन। धारा का दिशा आसानी से पटलन हो जाएगा, समझ गए ना। मान लीजिए कि ऐसे जा रहा था, ये लगा देने के बाद देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में अधिकतर डीसी पास होता है, तो आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब इसको चेंज करने का काम करेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया, धारा दिशा का आसानी से पटलन कर देगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। बोल रहा है कि सॉलिड पोल शू का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है सॉलिड पोल का यूज करने का। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉलिड पोल शू का इस्तेमाल करते हैं बाबू, समझ गए ना। उपयोग करते हैं कि रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ में जो रिलक्टेंस है, देखो रिलक्टेंस क्या होता है, तो फ्लक्स को क्या करेगा, फ्लक्स का अपोज करता है। क्या करेगा बाबू, रिलक्टेंस क्या करेगा, रिलक्टेंस जो होता है ना बाबू ये अपोज करेगा, रोकने का काम करेगा। जिस तरह से मैग्नेटिक जिस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का विरोध कौन करता है, रेजिस्टेंस, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में भी रिलक्टेंस क्या करता है बाबू, इसको रोकने का काम करता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटरों में योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। मतलब बड़े बड़े जो मोटर होते हैं ना, बीच मेटल इज यूज्ड फॉर द मेक द लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर। बड़ा जो डीसी जनरेटर हम लोग बनाएंगे उसमें मतलब कैसा हम लोग मतलब उसका योग किस चीज़ से बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रोलेट स्टील का बनाएंगे, वो मजबूती ज़्यादा रहेगा। तो राइट आंसर डी। अब देखो छोटा रहेगा तो छोटा हम लोग छोटा डीसी मशीन रहेगा तो हम लोग इसी से बना देंगे, कास्ट आयरन से, समझ गए। बाकी देखो एल्युमिनियम वायर होता है, इसका भी मतलब फील्ड वाइंडिंग इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा दिन टिकाऊ होता है। तो आपके इसका तो अगर बड़ा पूछ देगा तो रोल्ड स्टील हो जाएगा, अगर छोटा मशीन पूछेगा तो आपका कास्ट आयरन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। फिर आ गया वो सवाल, स्प्लिट रिंग बार बार पूछ रहा है, समझ गए। तो स्प्लिट रिंग का क्या काम है बाबू, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टू मेक द आउटपुट इन यूनि डायरेक्शन। एक ही दिशा में आउटपुट बनाना, समझिए। एक ही डायरेक्शन में मतलब करंट को एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को एक ही डायरेक्शन में करंट को क्या करेगा, फ्लो करवाएगा, समझ गए। इसका एक ही काम है। चलो आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या आपसे पूछ रहा है कि डीसी जनरेटरों में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। किस प्रकार से मतलब प्रेरित होता है बाबू, वो कौन सा वोल्टेज होता है। तो देखो जितने भी वोल्टेज होता है ना जनरेटिंग, वो सब आपका क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब एसी ही जनरेट होता है। लेकिन स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर लगा के हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ गए। एसी को समझ गया, कम्यूटेटर लगा के हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि जितने भी ईएमएफ जनरेट होते हैं वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही होते हैं, मतलब एसी वोल्टेज ही होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछा है कि एक्स के रूप में चिह्नित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखो ये जो है ना, ये जो कटा होता है स्लॉट इस तरह से, इसका उद्देश्य क्या है बाबू, समझ गया। ये करने का क्या मकसद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टू फिक द की वे, कुंजी तरीकों से ठीक
ठीक करने के लिए, मतलब हम लोग इसमें बात करें तो मतलब ये फिक्स हो जाए। जैसे क्या होगा, ये पतली पतली क्या होता है बाबू, पतली 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 इसको बनाया जाता है पतला पतला, मतलब इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि इसको आपस में रख के और इसको क्या करेंगे, लॉक करने का ये काम करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है, समझ गए। डीसी जनरेटर जो होता है उसमें फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस द कॉइल फ्लक्स, समझ गए। तो डीसी फील्ड कॉइल का यही उद्देश्य होता है कि उसमें एक मैग्नेटिज्म आए, मतलब उसमें मैग्नेट बने और क्या करेगा ये, नॉर्थ और साउथ पोल का निर्माण करें, समझ गए। मतलब नॉर्थ और साउथ बनाए, जिससे क्या होगा कि फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की ओर रन करेगा। और इसमें कंडक्टर रखेंगे तो इसमें कंडक्टर क्या करेगा, फ्लक्स को काटेगा, तो इसी कंडक्टर में हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ओके, इसी में क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल देखो आपसे क्या बोला है कि बड़े डीसी जनरेटरों मशीनों के पोल को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। समझिए, फिर वैसा ही सवाल आ गया कि बड़े मशीन जो होते हैं उसमें किसका यूज हम लोग करते हैं बाबू, समझिए। तो उसका हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन की कास्ट स्टील, समझ गए। तो देखो कास्ट स्टील का उपयोग करें, क्योंकि आयरन कास्ट आयरन से भी ये मजबूत होता है, जिसको ढलवा इस्पात बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, हम लोग इसमें जितने भी सवाल आपके जो भारत स्किल में डाले गए हैं, भारत स्किल में जितने भी आपका सवाल जो डाला गया है जनरेटर का, एक एक सवाल का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि अभी आपका आईटीआई फाइनल होने के बाद अगर आप गवर्नमेंट तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, समझ गए ना। गवर्नमेंट या कोई कंपनी वगैरह में, चाहे और भी मतलब आईटीआई पे क्या क्या जॉब होता है, इसका जानकारी लेना है तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि क्यों पोल कोर स्टापिंग डीसी जनरेटर को पटलित करते हैं। बोल रहा है कि वाई द पोल कोर स्टैंपिंग इज लेमिनेटेड इन द डीसी जनरेटर। लेमिनेशन की बात कर दिया कि लेमिनेशन क्यों करते हैं, ये आपसे पूछ लिया कि लेमिनेशन करने का मतलब क्या उद्देश्य होता है, ये आपसे पूछ रहा है बाबू। तो क्या करेंगे, अभी बता रहे थे लेमिनेशन, लेमिनेशन का एक ही पर्पस होता है, ईडी करंट को कम करना। ईडी करंट जो होता है ना, ईडी करंट लॉ जो होता है इसको कम करना होता है, समझ गए, कम करना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टू रिड्यूस द ईडी करंट को कम करने के लिए लेमिनेशन करते हैं। अच्छा, स्टैसी लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पतली 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 हम लोग क्या करेंगे, पतली पतली हम लोग क्या लेंगे बाबू, कोर लेंगे। कोर को पतली पतली हम लोग लेंगे, जो भी कोर वहाँ पे बनेगा उसको पतला पतला हम लोग लेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। देखो पहले ही चर्चा की है इसके बारे में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये डीसी कांस्टेंट देता है बाबू, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा, तो ये कांस्टेंट ही स्पीड से घूम रहा है तो आपको कांस्टेंट ये वोल्टेज देगा, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। अब देखो कंपनसेटिंग बाइंडिंग आ गया फिर, समझ गया। पहले ही बता रहे थे, अभी इसका हम लोग चर्चा भी किए थे कि क्या करता है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे वैसा नहीं दिया, तो इस बार ऑप्शन दिया न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो क्या करेगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने का ये काम करता है। मतलब आर्मेचर रिएक्शन, देखो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है, तो उसी को ये कम करा है, क्योंकि इसमें आर्मेचर रिएक्शन दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो आपको देखना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ही किसके कारण होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही होता है, आर्मेचर रिएक्शन कारण ही होता है बाबू, समझ गए। तो वहाँ पे भी कंपनसेटिंग बाइंडिंग इसलिए हम लोग करते हैं बड़े बड़े मोटरों में, छोटों में नहीं किया जाता है, क्योंकि छोटा में होता बहुत कम है, छोटा में ना के बराबर होता है, इसलिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल उतना नहीं होता है। चलो 49, 49 सवाल क्या कह रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर पे। अब देखो फिर से वही सवाल आ गया, वैसा ही सवाल आ गया कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जनरेटर क्या हो जाएगा, बार बार फेल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
कि जनरेटर फेल टू बिल्ड अप द वोल्टेज। देखो ऐसा सवाल को सिर्फ घुमा रहा है। तुम सोचो ना कि जो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है ज़्यादा हो गया, किससे? क्रिटिकल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका जनरेटर क्या होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, ये बार बार रिफ्यूज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं बाबू। और देखो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, और इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पीडीएफ भी देख लेना। तो ये आपको क्या है कि इसमें जो 56 सवाल आपके भारत स्किल में डाले गए हैं, एक एक आपको माइंड में चलेगा, और वहाँ पे जाएंगे आप एग्जाम देने, सीबीटी एग्जाम होगा आपको, तो वहाँ पे आप लोग खट से इसको कर लेंगे। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाएंगे, कॉलेज से तो आपको प्रैक्टिकल मिल ही जाएगा। अगर आप सीबीटी में अच्छा मार्क्स ले आए तो आपको 90% कोई नहीं रोक रहा है। ओके, चलो 50 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है। देखो आर्मेचर जो रिएक्शन होता है ना, इसके कारण क्या होता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब भी आर्मेचर रिएक्शन होगा तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या करेगा, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या करेगा बाबू, आपको डिक्रीज करने का काम करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपको 51 क्या कह रहा है। देखो ये नोमिकल आ गया कि सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में इतना कंडक्टर है और इतना आरपीएम की गति से संचालित किया गया है, तो इतना व्यवहारित होते ई में पूछ रहा है। तो ईजी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, एन फाइव जेड पी बाई 60 है। तो यहाँ पे देख लेंगे, देखो एन का वैल्यू दिया है कि 1500 आरपीएम पे घूम रहा है। ओके, और आपको इसमें जेड भी दिया है कि कितना कंडक्टर है, कितना है 1020। आगे आपका पोलो की संख्या भी दिया है 4। ओके, और आपका फ्लक्स भी दे दिया है कितना, 0.007। ओके, और अब ये भी बोल दिया गया है साथ में कि एक कैसा है बाबू, तो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। तो वेव वाइंडिंग है तो ए बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लगा दो फॉर्मूला, ए जी बराबर एन कितनी 1500 स्पीड पे घूम रही है। ओके, और आपका फाई कितना 0.007 इंटू जेड कितना, जेड आपका 1020 इंटू पॉल कितना 4, और बटा में 60 इंटू 2। ये हटेगा बाबू तो 3 जीरो नीचे आएगा। ओके, 3 जीरो। देखो मैं यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ओके, 2 दूनी 4, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, और इसको जब आप काटेंगे बाबू, ये देखो 102 है, 102 को अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 51, समझ गए, 51। तो यहाँ 51 इंटू 7, तो ईजी बराबर आपको मिल गया 7, और 7 बचे 35, मतलब 357। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला आप माइंड में रखेंगे, ये जो फार्मूला आपको दिया जा रहा है ये फार्मूला रखेंगे, इतना वोल्ट आपको ये मिल गया 357। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो आपको 52 नंबर क्या कह रहा है कि बड़े डीसी जनरेटरों में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे। देखो ऐसे बार बार ये सवाल आपका रिपीट हो रहा है कि कैसे करेंगे। तो अभी तो पढ़ा रहे थे ना कि जब भी आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा रहे हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बाबू, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, यूजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके हम लोग आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। और देखो ये हमेशा कहाँ होता है, तो लार्ज जनरेटर में, जो बड़ा जनरेटर होता है ना उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटरों में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। अब क्या बोला है कि लॉन्ग टाइम तक इसको क्या करेंगे बाबू, हम लोग बंद करके रख देंगे मोटर को। मान ली कि कोई फैक्ट्री वगैरह था, फैक्ट्री बंद हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस जनरेटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या करेगा कि जो उसमें मैग्नेटिज्म था वो खो देगा, उसमें जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था वो खो देगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि लूजेस इट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो उसमें था बाबू वो क्या करेगा, इसको खो देगा, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, फिर से उसको मैग्नेटिज्म बनाना पड़ेगा। एज ए जनरेटर चलाएंगे फिर उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बनेगा, तो फिर एज ए आप क्या पहले मोटर चलाना पड़ेगा, एज ए मोटर पहले चलाएंगे आप, फिर जब इसमें मैग्नेटिज्म बन जाएगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बन जाएगा, तो फिर आप लोग इसको जनरेटर जैसा चलाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी देखो, ये भी आपका नोमिकल है। 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें।
इतना आरपीएम के लैब बॉन्ड और कंडक्टरों की संख्या इतना है और इतना फ्लक्स है। मतलब देखो यहाँ पे पोलो की संख्या दिया है 4, तो देखो क्या है बाबू, ए लैब बाइंडिंग है, तो ए बराबर भी क्या हो गया बाबू 4। समझ गए। फिर आपसे क्या बोला कि इतना आरपीएम पे है, मतलब एन की कितनी स्पीड है 1000, और कंडक्टर जेड की संख्या कितनी है 600, और आपका फ्लक्स भी कितना है 0.064। समझ गए, इतना वेबर। तो निकाल दो, अभी पढ़ रहे थे इजी बराबर 5 ZP/N/60 है। देखो ये दोनों इक्वल है तो ए से तो कट ही जाएगा ना, तो इजी बराबर क्या हो गया, 5 का मान 0.6064 इंटू जेड 600 है, ए 1000 है, एन और बटा में क्या हो गया 60। ये देखो 3 जीरो आया इधर, ए से कट गया, ए से कट गया, 60 से 10, तो आपका यहाँ आंसर हो गया 640 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा 640 वोल्ट। ओके, 640 वोल्ट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये बार बार पूछेगा बाबू, एक दो नंबर तो आपको देगा ही। ओके, देखो ऐसे कंपटीशन एग्जाम में भी आपका ऐसा सवाल बहुत आता है। समझे, ऐसा ना सोचो कि निमी का प्रश्न है तो ये कंपटीशन में नहीं पूछेगा बाबू, नहीं, आपका ये कंपटीशन में भी आता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो 55 नंबर क्या कह रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव किसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट द डिस्ट्रॉय इन द डीसी जनरेटर। क्या आ रहा है कि मेन जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में देखो फ्लक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बाबू, आपका डिक्रीज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज। तुम सोचो ना कि क्या हो गया, इजी डायरेक्टली पर क्वेश्चन क्या होता है, N5 हो रहा था ना, क्योंकि देखो अब फ्लक्स क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये भी तो आपका डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा तो ये भी तो डिक्रीज होगा, तो आपका फ्लक्स ही डिक्रीज हो रहा है तो ई में भी डिक्रीज करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोल रहा है बाबू कि डीसी जनरेटरों के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। अब ऐसे कंडीशन में देखो क्या पूछ दिया आपसे कि जो यहाँ पे जो आर्मेचर है और यहाँ पे जो ब्रश लगाया गया है तो इसमें भारी स्पार्किंग हो रहा है, ये आर्मेचर है मान लो, तो इसका कारण क्या है, स्पार्किंग होने का कारण क्या है। तो स्पार्किंग होने का एक ही कारण होता है, राइट आंसर सी, ये सी हो जाएगा बाबू, एमएनए और जेएनएम की पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज। एमएनए और जेएनएम की पोजीशन जब चेंज होगा बाबू तो यहाँ पे स्पार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ गए। तो ये आपका भारत स्किल का 56 सवाल था बाबू, किसका, जनरेटर टॉपिक का। ये आपको कंप्लीट करा दिया गया। और देखिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है भारत स्किल सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए, वहाँ पे आप जाएंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को सोल्यूशन कराया गया, बहुत अच्छे से कराया गया, आप उसको देखेंगे। और देखो मतलब अगर आप ITI कर चुके हो, ये मतलब ITI का एग्ज़ाम देने वाले हो बाबू, तो आपका ITI जब कंप्लीट हो जाएगा तो ITI पे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे NPCIL, बार्क, समझ गया, इसरो, DRDO का भी आया हुआ था, और भी बहुत सारा, जैसे मान लें कि मेट्रो का, बहुत सारा मेट्रो का, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, देखो पटना में भी 24 में कंप्लीट होने वाला है, ये समय वैकेंसी आएगा। रेलवे तो है ही, समझे, रेलवे का भी लोको पायलट और ड्राइवर का आने वाला है वैकेंसी बाबू, लोको पायलट और टेक्नीशियन का, समझ गए। तो ये सब ITI पे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे संस्थान में भी वैकेंसी निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यूपीपीसीएल हो गया, यूपी UPRVUNL हो गया, समझ गए, और लाइनमैन जयपुर का लाइनमैन हो गया, समझ गए, मतलब क्या राजस्थान वाला हो गया। इसी तरह से बहुत सारे वैकेंसी आता है बाबू। अभी भी देखिए वैकेंसी आया हुआ है आपका लाइटमैन इंस्पेक्टर का, आपका झारखंड में, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपेयरिंग भी हो तो उसको अभी फिल नहीं कर पाओगे, समझ गए, अपेयरिंग पे हो तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप बेहतर चाहते हो कि ITI पे हम जॉब करें तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, और आपको इस पे जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारा चीज़ आने वाला दौर में आपको बताया जाएगा। ओके, तो देखो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।